देखो, जब गवर्नमेंट ने अब नोटिफाई कर ही दिया है कि 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय न्याय संहिता है वो आपकी लागू हो जाएगी, तो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई के बाद जितने भी केसेस रजिस्टर होंगे सारे भारतीय न्याय संहिता में होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने जो बेरेक्ट हैं, पुरानी किताबें हैं, उसको नहीं पढ़ना है। तो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो है वो उसके अप्लाई होने का मतलब ये होगा कि जो पुराने केसेस जितने भी चल रहे थे वो आईपीसी के प्रोविजंस के हिसाब से चलेंगे। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद 1 जुलाई के बाद जितने भी केसेस रजिस्टर होंगे भारतीय न्याय संहिता में रजिस्टर होंगे। अब अगर हम बात करें कि इस भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से हम लोगों की लाइफ के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है, यानी कि अगर आप कॉमन मैन हैं तो दिस विल बी द लॉ, और एक्सक्यूज ऑफ लॉ, बेसिकली इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। तो आपको जानना पता होना चाहिए, क्योंकि नया कानून होगा तो नई चीज़ें आएंगी, पुलिस वाले भी नई तरीके से बात करेंगे, उनकी ट्रेनिंग होती है। एज ए कॉमन मैन आप लोगों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो कल की डेट में आप लॉयर या जज बनेंगे तो भी आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग अगर आप लॉयर हैं तो भी आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिससे हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में समझना शुरू करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को लाने का पर्पज़ क्या था किसी भी गवर्नमेंट का। दूसरा, इसको अगर सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते हैं तो सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने से हमेशा इसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें करना क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो क्योंकि हर सब्जेक्ट का ना अपना फ्लो होता है, हर लॉ का अपना फ्लो होता है, उसका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसको देखने के बाद उसका जो फ्लो है उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो उसको पढ़ना, समझना, याद रखना आसान रहता है। तो हम तीन चीज़ों पर काम करेंगे। एक तो इसका फ्लो समझेंगे, दूसरा कौन से सेक्शन हमें किस तरीके से किस टाइम पे पढ़ने हैं, और तीसरा उन सेक्शंस के इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि क्या कंडीशन फुलफिल होती है जिससे कि वो ऑफेंस कमिट माना जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है पहले उसका आंसर करते हैं। देखिए, ये डिबेट ना बहुत सालों से चल रही थी, मतलब जब हम देश आज़ाद हुआ था हमारा तब से ये डिबेट चल रही थी कि जो हमारे पुराने कानून हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है जिसमें 511 सेक्शन हुआ करते थे, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन है। तो कह रहे हैं कि जो इंडियन पीनल कोड है वो 1857 की क्रांति के बाद इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, यानी उस टाइम की अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, और 1862 में वो लागू हो गया। तो 1862 से लेके आज 2023-24 तक आते आते वही इंडियन पीनल कोड चला रहा था, थोड़ी अमेंडमेंट होती थी, थोड़ी नहीं होती थी। तो एक तो जो भी लॉ है उसको उसके अंदर भारतीयता लाना ज़रूरी था, यानी जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस करने बहुत ज़रूरी था। ये डिबेट चल रही थी, बहुत टाइम से डिमांड भी थी। तो गवर्नमेंट की इसमें प्रॉमिस भी थी कि हम कानून में चेंज लेके आएंगे, और किसी जितने भी पुराने अंग्रेज़ों के बनाए हुए काले कानून जिसे कहते हैं उनको चेंज करना ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट का अपना इंटेंट था। दूसरा, उनकी ये इंटेंट के साथ में उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि हम चेंज करेंगे। तो एक तो रीज़न ये होगा, लेकिन इसमें जब चेंज किया तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गलती ये है कि बहुत सारे सेक्शंस की जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ कॉपी कर दी गई है, यानी जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो 1862 में अंग्रेज़ों ने इम्प्लीमेंट किए थे वही एज इट इज़ हमारी गवर्नमेंट ने उसको कॉपी करके और यूं का यूं भारतीय न्याय संहिता में लगा दिया, जो कि चेंज हो सकते थे। दूसरा, हमारे यहाँ एक डिबेट और चल रही थी, काफ़ी टाइम से डिबेट चल रही थी, और डिबेट ये थी कि जो भी कानून हमारे यहाँ पे हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें सिर्फ जो मेल है, यानी जो मेल है किसी भी सोसाइटी में, ओनली दैट कैन बी पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करें तो इंडियन पीनल कोड में अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेस पे फिजिकल रिलेशन बनाता था, और उस रिलेशन जो बनाता था और उसके बाद अगर मान लो अपनी जो प्रॉमिस है उसके बेस पे उसको बैकआउट करता था और शादी नहीं करता था, तो उसके अगेंस्ट जो है 376 का जो ऑफेंस है वो माना जाता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 आ गया, उसमें भी कहते हैं कि लड़का अगर किसी लड़की को फॉल्स प्रॉमिस करता है और उसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो 10 साल की पनिशमेंट है। नाउ दिस इज़ लाइक कि एक लड़का और एक लड़की दोनों मर्डर करते हैं, और एक जने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका जो जेंडर है दैट इज़ डिफरेंट। तो जो गवर्नमेंट को जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी जो है लानी चाहिए थी, वो ला सकते थे, और वो नहीं लाई गई। लेकिन अब जो भी है, जब तक ये सेक्शन जो है और जो प्रोविजंस है जब तक वो चैलेंज नहीं होंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कोई ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक तो ऐसा ही रहेगा, या फिर गवर्नमेंट जब तक चेंज नहीं करेगी, जो कि मुझे लगता नहीं कि अभी आने वाले टाइम में चेंज होगा। सो लेट्स नॉट गेट इन टू द डिबेटेबल थिंग्स। तो हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें समझना है इसको। तो
भारतीय न्याय संहिता का पर्पस तो ये था। दूसरा कि जितने सेक्शन स्कैटर्ड थे, मतलब एक सेक्शन आपका कहीं है, एक कहीं है, तो उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करना बहुत ज़रूरी था। तो अब जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल्स यानी वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, इलेक्शन, पब्लिक अथॉरिटी, उन सब के अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं। उन चैप्टर्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो जब आप चैप्टर वाइज इनको पढ़ोगे तो एक तरह के से जितने भी ऑफेंसेस हैं वो एक चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी जिसको करना ज़रूरी था और वो कर दिया इन्होंने। तो अगर हम इसको भारतीय न्याय संहिता को पढ़ने की बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, तो हमेशा याद रखना है कि इसको सेक्शन बाय सेक्शन नहीं पढ़ना है। हमें उन सेक्शंस को पढ़ना है, उन डेफिनेशंस को पहले पढ़ना है जो हर ऑफेंस के बेसिस है। यानी जब हम बात करते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी चीटिंग हो गई, फॉर्जरी हो गई, तो या फिर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, इस तरह के जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंट, फ्रॉडलेंट, इन सब की डेफिनेशन पहले पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब भी किसी प्रॉपर्टी में कोई चीटिंग होती है तो उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंट इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स। तो जब तक वो डिसऑनेस्ट इंटेंट प्रूव नहीं होगा तब तक चीटिंग प्रूव नहीं होती है। तो अगर हम ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी की बात करते हैं तो इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है, रीज़न टू बिलीव समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी नॉलेज समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनको एक साथ पढ़ना है। कुछ जो आपके जर्नल एक्सेप्शंस हैं, यानी प्राइवेट डिफेंस यानी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो ऑफेंसेस से बचने के जो डिफेंसेस हैं उनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल्स की अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें जो इंटेंट है और जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस वाले की बात करेंगे तो उसमें जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस आने वाले जो सीरीज़ है हमारे पास, इस सीरीज़ में मैंने जो डिवाइड किया है पूरे भारतीय न्याय संहिता को, बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड किया है ताकि ये सिंप्लीफाइड मैनर में, अगर आप कॉमन मैन है तो भी आपके समझ में आ जाए, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो भी आप आराम से समझ सकें, याद कर सकें और दोबारा उसको रिकलेक्ट करके दोबारा किसी के सामने अगर कुछ बात करनी है तो आप उसके ऊपर बात कर पाएँ। और तीसरा, अगर आप लॉयर हैं और बडिंग लॉयर हैं तो उनका आपके लिए भी बहुत आसान होगा कि भारतीय न्याय संहिता को समझा कैसे जाए, सेक्शंस को याद कैसे रखा जाए। सेकंड इज भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। दो तरह के लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में बेसिक सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आपने ऐसा किया और इसके बदले में पनिशमेंट मिलेगी, दिस इज सब्सटेंटिव लॉ। इट क्रिएट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। और अगर मान लीजिए आज किसी ने मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं कि कल उसको फांसी टांग देंगे, तो कोर्ट में केस कैसे चलेगा, तो दैट इज़ अ प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रोसीजर। तो उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा उसके लिए अलग से कानून है, जिसे हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके आई है। तो उसमें पता चलेगा कि ट्रायल कैसे चलेगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास कितनी पावर है, सेशन कोर्ट के पास कितनी पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है। लेकिन जो अभी आईपीसी को रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, इट इज़ नॉट अ प्रोसीजरल लॉ। इसमें कहीं नहीं दिया हुआ कि किस चीज़ का प्रोसीजर क्या होगा, सिर्फ ये है कि अगर ये प्रूव हो गई चीज़ तो इतनी सज़ा आपको मिलेगी। तो इसको सब्सटेंटिव लॉ को सब्सटेंटिव लॉ के तरीके से पढ़ेंगे और जो आपका प्रोसीजरल लॉ होगा उसको प्रोसीजर के तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से कितने सारे चैप्टर्स में बाइफरकेट किया गया है, कौन कौन से सेक्शंस किस चैप्टर में दिए गए हैं और उन सेक्शंस को याद रखने का मोटा मोटी क्या तरीका होगा। और जब अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे इन सारे चैप्टर्स को सेपरेटली अलॉन्ग विद द बेसिक इंग्रेडिएंट्स और कुछ केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के, जो इस सिचुएशन को और जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर देंगे।